बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, हमने ग्रेड 11 का चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है। आज ये वो एसएलओज हैं जो हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, एसएलओज ज्यादा हैं, मैं आपको आइडिया दे देता हूं। सभी एक ही टॉपिक के अंदर आ रहे हैं, इसलिए मैंने इन्हें इकट्ठा किया है। पहला एसएलओ देखो काफी लेंथी है। हमसे डिमांड क्या किया जा रहा है कि हम स्ट्रक्चर और फंक्शंस जो हैं वो डिस्क्राइब करें किसके, सब सेलुलर ऑर्गेनल्स के। और उसने आगे नाम दे दिए, माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर राइबोसोम्स तक। ये वो तमाम स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गेनल्स हैं जिनके स्ट्रक्चर और फंक्शन हम पढ़ेंगे। अब हर एक ऑर्गेनल को हमने अलग अलग एड्रेस करना है, इसलिए ये एसएलओ काफी लेंथी है, लेकिन इजी टू अंडरस्टैंड है। इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी 9th की निस्बत ज्यादा डिटेल में, हमने ये 9th में भी पढ़े हुए हैं। अब अगला एसएलओ देखो कैसे इसके साथ रिलेट करते हैं। अगला एसएलओ हमसे डिमांड कर रहा है कि हम सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है ना उसको एक्सप्लेन करें और साथ कुछ टेक्निक्स का जिक्र करें, जिन टेक्निक्स की मदद से हम सेल मेम्ब्रेन को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये देखो ऊपर हमारे एसएलओ में सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी शामिल है, तो इसलिए सेकंड एसएलओ पहले के साथ लिंक करता है। थर्ड में देखो, राइट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंगल फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जो है ये भी सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है, ये एसएलओ भी लिंक कर रहा है। फोर्थ एसएलओ हमें कह रहा है आपने 4 मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बताने हैं कि जब चीजें सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर रही हैं तो वो किन 4 मेथड्स के थ्रू मूव कर रही हैं। तो अगेन सेल मेम्ब्रेन के साथ लिंक। और लास्ट पे है जी एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ये भी सेल मेम्ब्रेन के साथ ही लिंक टॉपिक है। तो ये तमाम एसएलओज जो हैं ये हमारी एक नॉलेज में आते हैं और नॉलेज का नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सब सेलुलर ऑर्गेनल्स। वन बाय वन हम पढ़ेंगे। ये आपके पास लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि प्लांट और एनिमल सेल्स जो हैं उनकी डायग्राम्स थी जिनमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हाईलाइट किया गया था, हमने इनके डिफरेंस भी देखे थे। अब जब हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि सेल्स जो हैं ये बहुत से डिफरेंट सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स के बने होते हैं। ये जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो अरेंज होकर सेल बनाते हैं इन्हें हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं। और जब आप सेल को स्टडी करते हो तो आपको नजर आता है कि चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, 3 चीजें हर सेल में बेसिक है और वो ये कि उसके बाहर एक बाउंड्री है। अगर सिर्फ एनिमल सेल की बात करें तो उसके बाहर की बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन जब आप प्लांट सेल की बात करते हो तो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर एक और स्ट्रक्चर है, दैट इज सेल वॉल। तो बाउंड्री तमाम सेल्स में मिलेगी। अंदर की तरफ हम आते हैं तो हमारे पास सेंटर में एक थिक सा स्ट्रक्चर है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। प्लांट के केस में ये सेंटर में नहीं होता, थोड़ा साइड पे हो जाता है, और उसकी वजह यह है कि प्लांट सेल के सेंटर में एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है जो न्यूक्लियस को साइड पे कर देता है। और थर्ड पे आप देखते हो आपके पास वो जेल लाइक लिक्विड पोर्शन होता है जिसमें सेल के तमाम ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं, बाउंड्री है, अंदर साइटोप्लाज्म है और सेंटर की तरफ न्यूक्लियस पड़ा है। ये हमारे पास हर सेल का स्ट्रक्चर है। अब पहले ऑर्गेनल से, पहले स्ट्रक्चर से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें प्लांट के केस में जो सबसे बाहर की तरफ उनकी बाउंड्री है, आउटर मोस्ट, वो आपके पास सेल वॉल है। सेल मेम्ब्रेन की निस्बत सेल वॉल रिजिड स्ट्रक्चर होता है। ठीक हो गया, ये चीज आपने याद रखनी है और हमें मिलती है प्लांट सेल्स में। अब अगर आपको याद हो, हमने लास्ट लेक्चर जब पढ़ा था तो मैंने आपसे इनसे रिलेटेड डिफरेंस पूछे थे कि प्लांट सेल में एनिमल सेल में क्या फर्क है। फिर हमने कहा कि प्लांट सेल जो है इनमें सेल वॉल है, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन है, सबसे बाहर वाली बाउंड्री। अब और जो अगला डिफरेंस आप लोगों ने यहां पे याद करना है वो ये कि जो सेल वॉल है ये नॉन लिविंग होती है, जबकि सेल मेम्ब्रेन लिविंग स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनिमल सेल के बाहर जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिविंग स्ट्रक्चर है, जबकि प्लांट सेल के बाहर जो सेल वॉल है यह आपके पास एक नॉन लिविंग सब्सटेंस है। अब नॉन लिविंग तो ये है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है
कि ये किसी भी चीज को अपने पास से गुजरने देती है, कि किसी चीज में उसके गुजरने में रुकावट का बायस नहीं बनती। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि वो कुछ चीजों को गुजरने देती है जबकि कुछ चीजों को वो रोक देती है। सेल वॉल के केस में ऐसा नहीं है, नॉन लिविंग है ना, तो नॉन लिविंग चीज जो है वो इस चीज में फर्क नहीं कर सकती कि किस चीज को मैंने गुजरने देना है और किस चीज को मैंने रोकना है, इसीलिए तमाम चीजें सेल वॉल में से इजीली पास कर जाती हैं। कह रहे ये उन नुमाया स्ट्रक्चर्स में से है जो प्लांट सेल को एनिमल सेल से अलग करता है, ये हमें पता है। कंपोजिशन की अगर हम बात करें, अगर आप सेल वॉल को प्लांट में पढ़ रहे हो ना, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे भी प्लांट की सेल वॉल को, इनमें बहुत से केमिकल कंपोनेंट्स हैं जो मिलकर सेल वॉल बनाते हैं, लेकिन जो दो मेजर इंपॉर्टेंट केमिकल कंपोनेंट्स हैं वो मैंने यहां स्टार्ट में मेंशन कर दिए हैं। एक आप देखते हो सेलुलोज है, प्लांट्स की सेल वॉल जो है उनका जो सबसे मेजर कंपोनेंट होता है वो सेलुलोज होती है। उसके बाद आपके पास लिग्निन होती है, लेकिन साथ ही मैंने आपको ब्रैकेट में एक और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है जिससे हमें आइडिया होता है कि जो प्लांट की सेल वॉल है वो एक नहीं है, वो एक से ज्यादा लेयर्स हैं। जो प्राइमरी लेयर है बाहर की तरफ, वहां जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट और ज्यादा है वो है सेलुलोज, और जो अंदर की तरफ सेकेंडरी वॉल है प्लांट सेल में, वो उसमें लिग्निन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन सेल वॉल एनिमल सेल में तो एब्सेंट है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ प्लांट में ही है। सेल वॉल फंजाई में भी होती है, और जब आप फंजाई की सेल वॉल देखते हो तो आपको पता लगता है वो एक डिफरेंट केमिकल की बनी है विच इज काइटिन। और इसी तरह बैक्टीरिया जो है इनमें भी सेल वॉल होती है, और इनकी जो सेल वॉल है वो जिस केमिकल की बनी है इसे हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकिन। अब ये जो आपके पास छोटी सी इंफॉर्मेशन है ना, ये एमसीक्यूज में बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जामिनर प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया तीनों से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछ सकता है कि किस में सेल वॉल किस चीज की बनी हुई है, तो आपको ये इंफॉर्मेशन रिटेन करनी है, याद करनी है। अब सेल वॉल को डिटेल पढ़ने से पहले जरा सा डायग्राम देखो। मैं आपको इस डायग्राम से एलैबोरेट करता हूं कि सेल वॉल जो है इसकी कितनी लेयर्स हैं। सबसे बाहर की तरफ अगर आप एक लेयर देखो तो हम उसे नाम देते हैं मिडल लैमेला। अब जरा इंटरेस्टिंग चीज देखो, सबसे बाहर है लेकिन नाम मैं क्या दे रहा हूं, मिडल। मिडल तो दो चीजों के दरमियान है, जबकि आप यहां देख सकते हो कि ये जो सेल वॉल की लेयर है ये सबसे बाहर मौजूद है। क्यों इसको मिडल कहते हैं, आगे देखते हैं। नीचे की तरफ आओ, प्राइमरी सेल वॉल की एक लेयर होती है, ये देखो जो सेलुलोज की बनी हुई है। प्राइमरी से नीचे आ रहे हो तो आपके पास सेकेंडरी सेल वॉल है जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लिग्निन है। अब मैं आप लोगों को डायग्राम से ये चीज शो करवाना चाह रहा हूं कि इन दो कंपोनेंट्स के अलावा और भी केमिकल्स होते हैं जो सेल वॉल बना रहे होते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल दोनों में डिफरेंट क्वांटिटीज में मौजूद होते हैं। जैसे आपके पास हेमिसेलुलोज है, ठीक है, पेक्टिन केमिकल है, यहां दिखाया नहीं हुआ क्योंकि डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो आपको सेलुलोज और लिग्निन के साथ साथ सेल वॉल में मौजूद मिलते हैं। चलो डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले आपके पास प्राइमरी लेयर है, प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है, सेल के आगे वॉल आएगा। अब जो प्राइमरी सेल वॉल है इसे वो कह रहा है इट इज इनिशियल सेल वॉल। अब ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, जब आपके पास प्लांट सेल डिवाइड करता है और डिवाइड करके वो एक से दो सेल बनाता है ना, तो वो जो नए सेल बनते हैं ना उनमें जो वॉल होती है वो प्राइमरी सेल वॉल होती है। अभी उनमें सेकेंडरी सेल वॉल नहीं बनी होती, क्योंकि आपके पास इनिशियल सेल वॉल है। जब सेल अभी नया नया बना है तो उसमें ये वाली वॉल मौजूद है। ये जो सेल वॉल है ना, ये कंपैरेटिवली थिन और फ्लेक्सिबल होती है। हम किसके साथ इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं सेकेंडरी लेयर के साथ, सेकेंडरी वॉल के साथ, कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल्स हैं इनमें से प्राइमरी सेल वॉल जो है ये बहुत ही बारीक है और फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल से मतलब ये है कि जब वो नया प्लांट सेल ग्रो करता है ना, अभी उसका साइज छोटा है, वो सेल अभी अभी नया सेल बना है, अब इस सेल का साइज छोटा है, आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रो करेगा और अपना साइज इंक्रीज करवाएगा। ठीक है,
जब सेल का साइज इंक्रीज होगा तो साथ उसकी प्राइमरी वॉल भी इंक्रीज होनी चाहिए। अगर प्राइमरी वॉल इंक्रीज नहीं होगी तो सेल ग्रो नहीं कर सकता, वो अपना साइज इंक्रीज नहीं करवा सकता। तो जैसे जैसे सेल ग्रो कर रहा होता है हम देखते हैं उसके अंदर प्राइमरी सेल वॉल भी ग्रो कर रही होती है, इसलिए हम कहते हैं कि ये फ्लेक्सिबल है। मेन जो कंपोनेंट है इसका वो है सेलुलोज, और सेलुलोज किस फॉर्म में होती है? सेलुलोज आपके पास फाइबर्स की फॉर्म में होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये पिछले डायग्राम में भी देखो, ये देखो येलो पोर्शन, ये आपके पास थ्रेड लाइक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एम्बेडेड हैं, फिक्स हुए हैं किस चीज में? नेटवर्क ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। डिफरेंट तरह के आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स होंगे जिनमें हेमिसेलुलोज भी आ जाता है, ठीक है, डिफरेंट प्रोटीन्स होंगी। इन सब के अंदर आप देखते हो कि ये सेलुलोज फाइबर्स जो है ये एम्बेडेड किए होते हैं। देखो हमने प्राइमरी सेल वॉल को यहां हाईलाइट किया है, मिडल लैमेला है, बीच में प्राइमरी सेल वॉल, नीचे सेकेंडरी सेल वॉल। अब प्राइमरी सेल वॉल के अंदर जो आपके पास ब्लू रोड नुमा स्ट्रक्चर्स हैं ये असल में सेलुलोज फाइबर हैं जो बाकी चीजों के साथ वहां पे एम्बेड किए हुए हैं, फिक्स किए हुए हैं, ठीक है, जिनमें आपके पास डिफरेंट तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकती हैं। बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हेमिसेलुलोज है, पेक्टिन है, जो कि सेलुलोज के साथ यहां पे मौजूद होते हैं, ठीक है। जब ये सेलुलोज के फाइबर्स अरेंज होते हैं तो यहां पे ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं कि ये पोरस मैट्रिक्स है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बना है ये पोरस है। पोरस का मतलब है इसमें स्पेसिंग रह गई है। स्पेसिंग रहने का फायदा है, और उसका फायदा यह है कि यही वो पोर्स होते हैं जहां से मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल पॉसिबल होती है। ये जरा याद करो, अभी मैं आपको बता के गुजरा हूं कि सेल वॉल नॉन लिविंग है, और मैंने बताया था कि नॉन लिविंग से मुराद यह है कि ये फर्क नहीं कर सकती कि किस चीज को गुजरने देना है और किस चीज को रोकना है। तो इसलिए आप देखते हो कि आपके पास सेल वॉल से मॉलिक्यूल्स इजीली पास कर जाते हैं, और वो पास इसलिए कर रहे होते हैं कि चाहे सेल वॉल रिजिड है लेकिन जो इसका फैब्रिक बना हुआ है, जो इसका मैट्रिक्स है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो पोरस होता है। और पोरस इसलिए होता है कि आपके पास सेलुलोज फाइबर जब इन डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन में एम्बेड होते हैं तो आपके पास वहां पे बड़े बड़े पोर्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से चीजें, मॉलिक्यूल जो है उन पोर्स में से और सेल वॉल में से पास थ्रू कर जाते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? बच्चों अपने कैमराज ऑन रखा करो, जो कैंटअप की पॉलिसी है। मैं अपने पर्सपेक्टिव से देखूं तो अगर आपके कैमराज ऑन है तो मेरा कम्युनिकेशन आपके साथ ज्यादा अच्छा होता है, बजाय मैं एक डेड स्क्रीन देख रहा हूं। और प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड किया करो, बोल के कर दो, टाइप करके कर दो, ताकि हम आगे फ्लो कर सकें। ये देखो, प्राइमरी के बाद मैंने मिडल लैमेला को एक्सप्लेन किया, वही लेयर जो प्राइमरी और सेकेंडरी से भी बाहर है, ऊपर पड़ी हुई है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं ना तो मिडल लैमेला जो है ये जेल लाइक पॉलीसेकेराइड की लेयर है, ठीक है। इसमें बहुत से पॉलीसेकेराइड्स हैं जो अरेंज होके ये मिडल लैमेला बना रहे हैं, और ये जो पॉलीसेकेराइड्स हैं इनके अगर आप फीचर देखो तो ये जेल लाइक होते हैं, ठीक है। मौजूद कहां है, हम इसको मिडल क्यों कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मिडल लैमेला जो है ये असल में जो दो प्लांट सेल्स है ना इनके दरमियान होती है। जरा ये देखो, जो आपके पास दो प्लांट सेल्स हैं, एक सेल ये है और दूसरा सेल ये है, इन दो प्लांट सेल के दरमियान में आपके पास एक लेयर होती है जो इन्हें आपस में अटैच करके रखे हुए है, बाउंड करके रखे हुए हैं। चूंकि ये दो सेल्स के दरमियान है इसलिए हम इसे मिडल लैमेला का नाम दे रहे हैं। क्लियर हो गया? स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट वाइज देखो तो ये सबसे बाहर पड़ी हुई है, सबसे अंदर सेकेंडरी है, उसके बाहर प्राइमरी है, और फिर एंड पे मिडल लैमेला है। लेकिन चूंकि दो सेल्स के दरमियान में आ रही है इसलिए हम इसके साथ मिडल का वर्ड यूज कर रहे हैं। जेल लाइक स्ट्रक्चर है, दोनों एडजेसेंट सेल्स को, जो एक दूसरे के करीब करीब पड़े सेल्स है, उन्हें आपस में जोड़ के रखे हुए हैं।
मेजर जो इसका कंपोनेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल इसमें मौजूद होता है, वो पेक्टिन है। अब जरा गौर करो कि आप हर लेयर के अंदर उसका एक इंपॉर्टेंट केमिकल पढ़ रहे हो। ये आपके लिए अलग एमसीक्यूज है कि प्राइमरी जो सेल वॉल है उसमें सेलुलोज है। हम मिडिल लैमेला में आए तो हमें पता लगा यहां पेक्टिन है, और पीछे हमने देखा कि जो सेकेंडरी वॉल है उसमें लिग्निन आ जाती है। तो ये डिफरेंट केमिकल्स आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। पेक्टिन के बारे में हमें बता रहा है कि पेक्टिन जो है ना, ये बहुत ही कंप्लेक्स पॉलीसेक्राइड का नाम है। कंप्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स होते हैं जिन्हें हम पेक्टिन कहते हैं, ठीक है। और इन पॉलीसेक्राइड में एक स्ट्रक्चर जो बहुत ज्यादा पाया जाता है वो है ग्लैक्टोरोनिक एसिड। हमारे पास एक 6 कार्बन शुगर होती है गैलेक्टोज, ये उसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है ग्लैक्टोरोनिक एसिड। ये स्ट्रक्चर पेक्टिन में बहुत ज्यादा है, और पेक्टिन जो है वो मिडिल लैमेला का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब पेक्टिन के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही है जिससे हमें मिडिल लैमेला के स्ट्रक्चर को समझने में आसानी होगी। कहते हैं पेक्टिन जो है इट इज हाईली हाइड्रोफिलिक एंड जेलाटिनियस, यानी पेक्टिन जो है इसमें जेल लाइक नेचर होती है। इसलिए मैंने ऊपर कहा कि आपके पास असल में जो मिडिल लैमेला है ये जेल लाइक है, और साथ ही वो हमें बता रहा है कि पेक्टिन हाइड्रोफिलिक होती है। आइमा ये क्या चीज है? हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक क्या होता है? केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, बायो में भी पढ़ा होगा। ये टर्मिनोलॉजीज क्या हैं? एनी आइडिया? हाँ जी सादिया, आपको आइडिया हो? हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक की टर्मिनोलॉजी में क्या डिफरेंस है? मैं बताती हूँ। हाइड्रोफिलिक जो है उसका मतलब है कि वो वाटर लविंग होती है, उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर होता है। गुड। और जो हाइड्रोफोबिक होता है इसका मतलब है कि थोड़ा सा वाटर उतना रेजिस्ट नहीं कर सकता। नहीं, मुझे आइमा क्लियर करवाओ कि आपने कहा हाइड्रोफिलिक जो है ये वाटर लविंग है, इससे आगे आपने क्या जुमला बोले कि इनमें पानी होता है, कुछ ऐसा आपने कुछ कहा है? वाटर लविंग क्या होते हैं? ये पानी के साथ क्या अट्रैक्ट करते हैं? ओके। और जो हाइड्रोफोबिक है वो नहीं होते? अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक मॉलिक्यूल है वो वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, और एक मॉलिक्यूल है जो वाटर के साथ अट्रैक्शन शो कर रहा है, तो सेम बात होती है? जैसे हाइड्रोफिलिक है, वाटर के लिए अट्रैक्शन होती है इनमें, तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये वाटर के लिए अट्रैक्शन रखते हैं तो इसका मतलब ये पानी में सॉल्युबल है। केमिस्ट्री का लेक्चर लोग ये भी सर से पूछना है आपने कि सॉल्युबल से हम क्या मुराद लेते हैं। ठीक है, जब हम कहते हैं दो केमिकल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और वो सॉल्युबल हैं, तो सॉल्युबल से क्या मुराद लेते हैं, ये आपने टर्मिनोलॉजी समझ के कल मुझे बतानी है। ठीक है, ओवरऑल आपका आंसर ठीक है। साथ ही अगर कुछ ऐड करवाना चाहे तो करवा सकती है, अगर उन्हें वॉइस क्लियर आ रही है। हाइड्रोफिलिक हम कहते हैं, अभी हम पढ़ेंगे भी आगे फॉस्फोलिपिड में, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो वाटर के साथ अट्रैक्शन डेवलप करता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पानी जो है वो पोलर होता है, ऐसे ही है, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है पानी में, आई में ऐसा है। अब जब वाटर के ऊपर पोलैरिटी आ जाती है तो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर पोलैरिटी हो वो वाटर के साथ अट्रैक्शन डेवलप कर सकता है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं। ये वाटर लविंग होते हैं, वाटर के साथ अट्रैक्शन करते हैं। तो कहते हैं पेक्टिन जो है ना ये हाइड्रोफिलिक है। इससे हमें यह पता लग रहा है कि इसके ऊपर पोलैरिटी है,
ये न्यूट्रल नहीं है, इस पे पोलैरिटी आ जाती है जिसकी वजह से ये वाटर के साथ अट्रैक्ट भी करता है। ठीक है, और साथ ही हमें वो बता रहा है कि ये जेलेटिनियस है, इसकी जो नेचर है वो जेल लाइक है। क्या फायदा होता है, कहते हैं इसी वजह से हम देखते हैं कि पेक्टिन की जो जेल लाइक नेचर है ना, इस वजह से जो सेल्स के दरमियान स्पेसेस रह जाती है ना, पेक्टिन या मिडल लैमेला उसे फिल कर देती है। ठीक है, अगर मैं ये बात कह रहा हूं कि दो सेल्स हैं प्लांट के, इनमें स्पेसेस रह गई हैं, इन स्पेसेस को पेक्टिन आके फिल कर रहा है, तो पेक्टिन किसका हिस्सा है, मिडल लैमेला का। तो मैं कह सकता हूं कि दो सेल्स में जो स्पेसेस हैं उसे मिडल लैमेला आके फिल कर देती है। तो इस तरह से आपके पास मिडल लैमेला दो प्लांट सेल्स के दरमियान में होती है, जो उन्हें आपस में जोड़ के होल्ड करके रखती है। मजे की बात कि ये जो पेक्टिन है जो सेल्स के दरमियान स्पेसेस को फिल कर रही है, यहां हम देखते हैं कि हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस भी आते हैं और वो आके पेक्टिन के साथ लिंक हो जाते हैं, जिसे वो क्रॉस लिंक कह रहे हैं। ठीक है, कि पेक्टिन मॉलिक्यूल्स के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस आएंगे और ये आके क्रॉस लिंक हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये पेक्टिन की मिडल लैमेला की रिजिडिटी बढ़ाते हैं, उसको सख्त करते हैं, और साथ ही साथ जो मिडल लैमेला है उसको स्टेबिलिटी देते हैं। तो अगर मैं क्विकली रिवाइज करूं ताकि आपको चीजें रिवाइज हो जाएं, मिडल लैमेला प्लांट के जो दो सेल्स पड़े हुए हैं इनके दरमियान है। ठीक है, उम्मीद इसको जूम करें कि ये आपके पास दो सेल्स हैं जहां पे ये थिक ब्राउन लाइन जो उसने दिखाई हुई है, दैट इज मिडल लैमेला। ये देखो, ये जो मिडल लैमेला है ये दो सेल्स को मिला रही है और पेक्टिन की बनी हुई है। ठीक है, और पेक्टिन जो है ये कंप्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कंप्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, जिसमें आपके पास बहुत से ग्लैक्टोरोनिक एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जेल लाइक होती है। जेल लाइक होने की वजह से सेल्स के दरमियान में जो स्पेसेस है पेक्टिन उन्हें फिल करती है। मिडल लैमेला को और पेक्टिन को स्टेबिलिटी देने के लिए हम देखते हैं कि वहां पे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस भी इनके साथ लिंक होते हैं जो इसको रिजिडिटी दे रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल जो है ना ये सबसे इनर साइड पे होती है, बाहर मिडल लैमेला, फिर प्राइमरी वॉल और अंदर की तरफ आपके पास सेकेंडरी वॉल होती है। सेकेंडरी वॉल डिपॉजिट हो रही है इनसाइड द प्राइमरी वॉल, यानी कि इसके अंदर की तरफ है। इसकी अगर हम कंपोजिशन देखें, इसमें भी सेलुलोज होगा जैसे प्राइमरी सेल वॉल में था, हेमी सेलुलोज होगा, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें भी होंगी सेकेंडरी वॉल में जो प्राइमरी वॉल के अंदर नहीं है। वो क्या है, डिफरेंट इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होंगे, वैक्सेस और लिग्निन। ये लिग्निन वो खास स्ट्रक्चर है जो सेकेंडरी वॉल को बहुत थिक कर रहा है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो है जिसमें आप देख रहे हो प्राइमरी सेल वॉल की कंपोजिशन, मिडल लैमेला की कंपोजिशन, सेकेंडरी वॉल की कंपोजिशन, बच्चों ये आपके पास बहुत आसानी से एमसीक्यूज बन सकते हैं कि कौन सा केमिकल किस में है, किसकी क्या इंपॉर्टेंस है। आपसे यहां पे देखो डिफरेंस वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तीनों लेयर्स जो है इनकी कंपोजिशन में क्या फर्क है, तो ये बकायदा याद करना है, इसको समझ के रट्टा लगाना है ताकि आपको ये चीजें याद रहें। और दो बड़े इंपॉर्टेंट केमिकल्स जो हमने देखे सेकेंडरी वॉल में वो है वैक्सेस और लिग्निन, और इनमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लिग्निन है। अब जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं ये भी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअली भी, एमसीक्यूज के लिए भी। देखो एट द एंड अपने आप को पहले दिन से आपने क्लियर रखना है, हमने दो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, एक एफएससी में स्कोर हमारा बहुत अच्छा हो और दूसरा अल्टीमेट गोल है हमारा एमडी कैट बड़ा अच्छा होना चाहिए। ये चीजें आपको वहां भी हेल्प देंगी। जो सेकेंडरी वॉल है ये प्लांट के हर सेल में नहीं होती, प्राइमरी वॉल प्लांट के हर सेल में होगी, सेकेंडरी वॉल प्लांट के हर सेल में नहीं होती। इसको लिख लो, कुछ स्पेसिफिक सेल्स हैं जिनका काम ही ऐसा होता है कि हम देखते हैं उनमें सेकेंडरी वॉल होती है। फॉर एग्जाम्पल जाइलम सेल्स, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, तो ये वो प्लांट के सेल्स हैं जिनमें आपको सेकेंडरी वॉल मिलेगी। और इन्हीं में सेकेंडरी वॉल क्यों होती है, क्योंकि ये सेल प्लांट में काम ही ऐसा करते हैं कि यहां हमें सेकेंडरी वॉल की जरूरत पड़ती है, और वो काम ये है कि ये सेल्स प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हम देखते हैं फिर इनमें
एक एडिशनल सेकेंडरी वॉल होती है जो प्राइमरी वॉल से ज्यादा थिक होती है, ताकि ये सेल्स प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, इस डायग्राम को अगर आप हाईलाइट करो, यहां देखो सेल 1 है, सेल 2 है, इन दोनों के दरमियान में अब ये वॉल्स हैं। बिल्कुल सेंटर के अंदर देखो मिडल लैमेला है जो दो सेल्स को होल्ड किए हुए है। अब जरा अगर आप येलो पोर्शन से मूव करना शुरू करो, येलो पोर्शन सेल का साइटोप्लाज्म है, इनर साइड है, तो आपके पास सबसे पहले देखो सेकेंडरी वॉल आ रही है। ठीक है, और सेकेंडरी वॉल से बाहर फिर आपके पास प्राइमरी वॉल है, ये वाली लेयर। ये दो सेल्स है जिनकी प्राइमरी वॉल है, और इन दो प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान मिडल लैमेला पड़ी हुई है। तो ये आपके पास स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है प्लांट में सेल वॉल की। क्विकली इसे इनके फंक्शन पढ़ते हैं और अपने लेक्चर को यहां कंक्लूड करते हैं आज के लिए। फंक्शन क्या है, अभी तक हमें आइडिया हो गया है। रिजिड स्ट्रक्चर है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सेल वॉल रिजिड है तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट सेल को। रिजिड है तो प्लांट सेल में एक प्रॉपर शेप होगी। एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती, इसलिए आप देखते हो उसकी प्रॉपर शेप भी नहीं होती। प्लांट सेल की प्रॉपर शेप होती है। रिजिड है तो ऑब्वियस सी बात है प्लांट सेल को प्रोटेक्शन भी दे रही है। स्पेशली देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कहते हैं ये जो सेल वॉल है ना, ये अपने रिजिड स्ट्रक्चर की वजह से बहुत सारे बैक्टीरिया और फंजाई को प्लांट पे अटैक नहीं करने देती, उन्हें सेल में एंटर नहीं होने देती। तो ये इस तरह से भी उन्हें डिजीजेस से या पैथोजन से प्रोटेक्ट करती है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल सर्वाइवल ऑफ द प्लांट सेल जो है इस पे डिपेंड कर रहा होता है, और वो ये है कि ये टर्गर प्रेशर मेंटेन करने में रोल प्ले करती है। टर्गर प्रेशर क्या आते हैं इस पे, जिसकी वजह से आप देखते हो कि प्लांट अपराइट और रिजिड रहता है। यानी कि सेल वॉल जो है वो टर्गर प्रेशर मेंटेन करती है, और जो टर्गर प्रेशर है वो फिर सेल के या प्लांट के स्ट्रक्चर को अपनी शेप में रखता है, अपराइट रखता है, वो झुकता नहीं है, मुरझा नहीं जाता, और उसको रिजिडिटी देता है। टर्गर प्रेशर क्या होता है आयमा सादिया, ये मैं आपसे कल पूछूंगा। ठीक है, पहले आप मुझे बताओगे फिर मैं आपको एलैबोरेट करूंगा। तो ये आपकी छोटी सी असाइनमेंट है जो आपने मुझे कल याद करवानी है। ठीक है आयमा, और दूसरा काम जो आपने करना है वो ये कि आप लोगों ने अभी तक जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर पढ़ा है इससे रिलेटेड यूट्यूब पे एक अच्छी सी एनिमेशन वीडियो सर्च आउट करनी है। ठीक है, 2, 3, 4 मिनट की वीडियो हो जो ये तमाम बातें उसमें रिवाइज करवाई जा रही हो। तीनों जो सेल वॉल की लेयर्स हैं उनका स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन आपको रिवाइज करवाया जा रहा हो। ये 2 काम आपने करने हैं। कल आपने मुझे वीडियो का बताना है, ठीक है, और दूसरा आपने मुझे टर्गर प्रेशर का बताना है। आगे देखो, अभी हम पढ़ के आए हैं कि ये पोरस होती है। पोरस होने से क्या होता है कि इसमें से चीजें इजीली पास आउट कर जाती हैं, जैसे पानी है या डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स हैं जो पानी में डिसॉल्व होते हैं, वो इजीली इसमें से पास आउट कर जाते हैं। कहते हैं दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल्स दोनों जो है इनमें छोटे छोटे चैनल्स होते हैं जिन्हें हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ये क्या है इन्हें हम कल अंडरस्टैंड करेंगे। टॉपिक को मैं आज यहीं पे रोक रहा हूं क्योंकि टाइम हमारे लेक्चर का हो गया है, तो कल फंक्शन से ही दोबारा हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने जो काम करना है, मुझे टर्गर प्रेशर, प्लाज्मोडेस्माटा और एनिमेशन देनी है, प्रोवाइड करनी है कल के लेक्चर में। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल हम यहीं से इसका आगाज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।